हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आपका जैसे OSSTT 2022 जो आपका और एक दिन बाकी है, कल ही OSSTT है, उसके साथ आप CBT का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो जो शिक्षण विधि के अंतर्गत से है। कुछ क्वेश्चन को मैं जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ जो आपके लिए आलोचना किया जाएगा। तो उसके साथ साथ CBT लाइव क्लास, हिंदी लाइव क्लास जो कंटिन्यू है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टा आईडी है। जूम ऐप्स पे क्लास होता है, मैं आपको वहाँ पर डिटेल्स बता दूंगा कि क्लास आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे ऐड हो सकते हैं। इसके एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए, इसलिए महत्वपूर्ण है ये शिक्षण विधि के ग्रामर के हर टॉपिक से एक मार्क आता है, लेकिन इससे जो है 3 मार्क्स आता है। गद्य पाठ शिक्षण विधि, पद्य पाठ शिक्षण विधि और व्याकरण पाठ शिक्षण विधि, इससे एक एक 3 मार्क्स आता है। तो इसलिए एक ही वीडियो आप देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कल आपका OSSTT एग्जाम में 3 मार्क्स आएगा। या आप जो है CBT के लिए भी तैयार कर रहे हो तो CBT पे तो 3 से 5 हो सकता है, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज नहीं, मार्क्स आपका बढ़ा है। चलिए, एक एक चीज़ को समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से आलोचना करूंगा, केवल जो है आंसर नहीं बताया जाएगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन, पढ़ने और पढ़ाने के लिए उद्देश्य जरूरी है। ये उद्देश्य कितने प्रकार होते हैं? तो साधारणतः 2 प्रकार ही होते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य, एक है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए 2 उद्देश्य, ये है सामान्य और विशिष्ट। दूसरा क्वेश्चन, पढ़ने और पढ़ाने के लिए उद्देश्य होते हैं वे, हाँ, तो वही मैं आपको बताया कि एक है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। और एक क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक छात्रों के लिए कितने प्रकार के कौशल होते हैं? ठीक है, तो प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के लिए मुख्यतः 4 कौशल होते हैं: श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। मुख्यतः 4 कौशल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पढ़ने के लिए 4 प्रकार के कौशल होते हैं, पहला कौशल कौन सा है? तो आप बताइए, पहला कौशल कौन सा है? मैं अभी बताया था आपको कि 4 कौशल होते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो पहला कौशल इसमें से कौन सा है? पहला कौशल तो सबसे पहले है श्रवण, यानी सुनना। तो श्रवण का अर्थात क्या है? सुनना। तो सुनना ही सबसे पहला कौशल है। बी नंबर करेक्ट आंसर। याद रखें, श्रवण सुनना, भाषण बोलना, वाचन पढ़ना, लेखन लिखना। तो पहला कौशल कौन सा हुआ? सुनेगा, सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सुनने के बाद कौन सा कौशल आता है? आप बताइए, सुनने के बाद क्या करेंगे? श्रवण के बाद भाषण, भाषण का अर्थात क्या है? कहना। तो सुनने के बाद कहना आया। ठीक है, याद रखना इसको जो है लाइन बाय लाइन, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। श्रवण का मतलब सुनना, भाषण का मतलब जो है कहना, वाचन का मतलब पढ़ना, फिर उसके बाद जो है लिखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाक्य संशोधन अभ्यास किस कौशल का अंग है? वाक्य संशोधन अभ्यास किस कौशल का अंग है? यानी आप अगर वाक्य संशोधन करा रहे हैं तो यानी बच्चे लिख रहे हैं, वाक्य को लिख रहे हैं, फिर आप संशोधन करा रहे हैं। तो वाक्य संशोधन अभ्यास जो है ये लेखन कौशल के अंतर्गत है। आप देख लीजिए सही से, आपका OSSTT एग्जाम हो, CBT एग्जाम हो, OSSTT पे 3 मार्क्स आता है, CBT 100 कर दिया है 60 को, तो आपका 5 से 6 मार्क आ जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वर्तनी संबंधी विषय किस कौशल में है? वर्तनी संबंधी विषय किस कौशल में है? तो ये तो लेखन में आएंगे वर्तनी। हाँ, लिखते वक्त मिस्टेक नहीं होता आपका। आकार, वर्तनी समझ रहे हैं? वर्तनी का मतलब स्पेलिंग जो होता है, आकार कहाँ है, ईकार है, रेफ मात्रा कहाँ है, आदि चीज है। तो ये लेखन के अंतर्गत ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया है, कौन सा क्रम सही है? तो अभी मैं बोला था कौन सा क्रम होता है न, श्रवण, भाषण, उसके बाद जो है वाचन, उसके बाद लेखन। तो श्रवण का मतलब सुनना, तो सब में सुनना दे दिया है। नेक्स्ट कौन सा है? भाषण मतलब कहना,
तो सी डी में दोनों में कहना दिया है। नेक्स्ट है वाचन यानी पढ़ना, तो सी नंबर पे पढ़ना है। ठीक है, श्रवण, भाषण, लेखन, वाचन, तो सुनना, कहना, पढ़ना और उसके बाद लिखना, ये चार जो है क्रम के अनुसार हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर है, जो कौन सा क्रम सही है, तो ये सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आकाशवाणी से किस कौशल का विकास होता है? ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी किस कौशल का विकास होता है? हाँ, इससे जरूर सुनने का, श्रवण कौशल का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ योजना में 5 सोपान होते हैं, इसका प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो है, इसके प्रवर्तक कौन है? 5 योजना के जो है हर्बर्ट जेन फेडरिक, इसके जो हैं प्रवर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लेखन कौशल पढ़ाने के लिए 3 प्रकार के कौशल अपनाए जाते हैं, कौन सा एक सही कौशल नहीं है? यानी आप अगर बच्चों को लेखन कौशल पढ़ा रहे हैं, लिखना समझ लो आप सिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ कौशल अपना रहे हैं, तो 4 में से कौन सा कौशल है जो सही नहीं है? पहला नंबर देखिए, शिलालेख। शिलालेख मतलब क्या? पत्थर पे जो लिखा होता है। आप बच्चों को ऐसे लिखाएंगे क्या? तो ये सही नहीं है। अनुलेख यानी आपका देखकर बच्चे अनुकरण करके लिख रहे हैं, ये सही है। श्रित लेखन, कुछ बच्चे अपने तरफ से लिख रहे हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं, ये भी सही है। प्रतिलेख, कहीं किसी से देखकर लिख रहे हैं, कोई किताब को देखकर कॉपी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भी जो है लेखन कौशल के अंतर्गत है। लेकिन शिलालेख नहीं है, आप जो है शिलालेख कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रारंभिक स्तरों के छात्रों के लिए कौन सा पठन जरूरी है? हाँ, वही चीज़ है कि प्रारंभिक स्तर पे छात्र है, उसके लिए कौन सा पठन जो है जरूरी है? तो उसके लिए जो है वो सस्वर पठन करे। ठीक है, सस्वर पठन जो है उसके लिए सही है। सस्वर पठन जो है, स्वर सहित पठन, ये भी सेम चीज दे दिया है, तो सस्वर पठन इसके लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न, हर्बर्ट के अनुसार प्रस्तावना में किस तरह का प्रश्न नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप प्रस्तावना क्या चीज़ है उसको समझिए। वीडियो भले ही लंबे हो जाए, आपका 3 मार्क्स का सवाल है वो SSTT पे, और श्योर मैं बोलता हूं कि आप देखिए वीडियो को, आप जो है अटेंड कर पाएंगे। शिक्षण विधि के अंतर्गत से 3 प्रश्न आता है, CBT पे जो है कम से कम 5 प्रश्न आएगा, क्योंकि सिलेबस जो है आपका 100 मार्क्स हो गया है। ठीक है, तो हर्बर्ट के अनुसार, किसी के अनुसार हो, क्या होता है ना, प्रस्तावना में किस तरह के प्रश्न, तो प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, नहीं होना चाहिए दिया है, तो पूर्व ज्ञानात्मक प्रश्न होना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछें। प्रस्तावनात्मक प्रश्न, प्रस्तावना में प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। परिचयात्मक प्रश्न, कुछ कहानी कविता सुनाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आदर्श वचनात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम अभी पढ़ाए नहीं है ना, प्रस्तावना मतलब हम टॉपिक पे गए नहीं हैं, टॉपिक में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बच्चों से जो है प्रश्न कर रहे हैं, तो उनके पूर्व ज्ञान पर हो सकता है, प्रस्तावनात्मक प्रश्न हो सकता है, परिचयात्मक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा पठन में परिश्रम अधिक होता है? तो निश्चित रूप से सस्वर पठन में ही अधिक होगा। देखिए, मौन पठन में तो नहीं होगा, आप चुपचाप पढ़ेंगे। पद्य पठन, गद्य पठन, जिस समय पद्य पठन को हम सस्वर पढ़ते हैं, यानी स्वर लय गीत गाई बसई तो अच्छी तरह से तान अनुतान लगाकर, तो उस पर थोड़ा परिश्रम अधिक होता है, समझ पा रहे हो ना, तो सस्वर पठन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पद्य पाठ किस पाठ के अंतर्गत है? यहां पर प्रश्न है, पद्य पाठ किस पाठ के अंतर्गत है? तो पद्य पाठ जो है ज्ञान पाठ के अंतर्गत है, सॉरी, पद्य पाठ सौंदर्य पाठ के अंतर्गत है, गद्य पाठ जो है ज्ञान पाठ के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगमन विधि किस पाठ के लिए उपयोगी है? आगमन विधि ये जो है व्याकरण पाठ के लिए जो है उपयोगी है, व्याकरण पाठ विधि है। ठीक है, आगमन निगमन विधि 2 विधि है व्याकरण पाठ विधि की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निगमन विधि किस पाठ विधि के लिए उपयोगी है? ये भी व्याकरण के लिए उपयोगी है, निगमन विधि भी जो है व्याकरण के लिए ही उपयोगी है। आगमन विधि भी व्याकरण के लिए है, निगमन विधि भी व्याकरण के लिए है, लेकिन आप याद रखना, आगमन विधि जो है एक वेटर विधि है, अच्छी विधि है, क्योंकि आगमन विधि पे हम पहले उदाहरण देते हैं,
फिर जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछकर नियम पर आते हैं। लेकिन निगमन विधि पे पहले नियम बता दिया जाता है फिर उदाहरण। तो कक्षा में पढ़ाने के लिए आप जो है बीएससी बोर्ड दे रहे हैं, कक्षा में पढ़ाने के लिए आगमन विधि एक सुइटेबल विधि, बहुत अच्छी विधि है, लेकिन व्याकरण की दोनों विधि है, आगमन विधि निगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्देश्य कथन से क्या होता है? हम उद्देश्य कथन में विषय प्रवेश करते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर जो है उत्तर आ जाता है। अब उद्देश्य कथन में जो है हम विषय प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा ज्ञान पाठ के अंतर्गत नहीं है? कौन सा ज्ञान पाठ के अंतर्गत नहीं है? अनुवाद, अनुलेख, गद्यपाठ, व्याकरण। हाँ, इसमें अनुलेख, क्योंकि अनुवाद, गद्यपाठ, व्याकरण एक एक पाठ के अंदर, अनुलेख मतलब देख के लिखना। अगर पाठ की बात करें तो अनुवाद एक पाठ के अंतर्गत है, अनुलेख भी है, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है, उस हिसाब से देखिए अनुवाद, गद्यपाठ, व्याकरण ज़्यादा पाठ के अंतर्गत है, अनुलेख देख के लिखना। लेकिन अनुलेख से भी जो है क्या है न, लेखन कौशल का विकास होता है। लेकिन आप क्वेश्चन का चारों ऑप्शन पढ़ना, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि क्वेश्चन का चारों ऑप्शन पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा। यहां पर दिया है पाठ, तो अनुलेख से भी लेखन का विकास होता है, लेकिन पाठ है ना, तो अनुवाद, गद्यपाठ, व्याकरण, ठीक है। तो कौन सा ज्ञान पाठ के अंतर्गत नहीं है? यहां पर अनुलेख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुवाचन कब होता है? देखिए इसका डिफरेंट नाम है अनुवाचन। तो अनुवाचन देखिए, आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं, आदर्श अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं, या अगर कविता पढ़ते हो सस्वर वाचन शिक्षक करते हैं, सस्वर अनुकरण वाचन जो है बच्चे करते हैं। अब सस्वर वाचन अनुकरण वाचन हो या आदर्श अनुकरण वाचन हो, इसको कई दफा अनुवाचन भी लिखता है। तो अनुवाचन कब होता है? ने अनुवाचन जो है आदर्श वाचन के बाद होता है। आदर्श वाचन कौन करते हैं? शिक्षक। कभी प्रश्न पूछ दे कि आदर्श वाचन कौन करते हैं? आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं, और अनुवाचन जो है छात्र करते हैं, ठीक है। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, आप बता पाएंगे मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? तो मौन वाचन जो है, मौन रहना इसका उद्देश्य नहीं। मौन मतलब क्या? चुपचाप, खामोश रहना, साइलेंट। मौन रहना, चुपचाप रही, हर उद्देश्य नहीं। शोर ना करना, इसका ये भी उद्देश्य नहीं है। जोर से चिल्लाना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ध्यान से पढ़ना, ये उद्देश्य है इसका, कि मौन वाचन मतलब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नियम नहीं, पहले नियम उसके बाद उदाहरण, ये कौन सी विधि है? ठीक है, पहले नियम फिर उदाहरण। मैं अभी बोल रहा था कि नियम बताकर उदाहरण पे आना ये निगमन है, उदाहरण से नियम पे जाना ये आगमन है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल ही आ सकते हैं आपके एग्जाम पे, कि नियम बताकर जो है, आप कब देख रहे हैं वीडियो ये तो पता नहीं, लेकिन मैं 2022 OSSTT से पहले बना रहा हूँ। तो नियम बताना, पहले नियम और उसके बाद उदाहरण, ये कौन सी विधि है? ने यह जो है नियम बताकर उदाहरण पे जाना निगमन है, और उदाहरण से नियम पे आना ये आगमन है। आगमन विधि और निगमन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि इसके जो है प्रवर्तक कौन है? तो ए नंबर इसका है, जोस फेर्नांडस इसके प्रवर्तक है, लेकिन OSSTT पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अनुवाचन कौन करता है? अभी मैं बोला था कि वाचन शिक्षक करते हैं, अनुवाचन जो है कौन करता है? ने अनुवाचन जो है छात्र करता है। आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं, आदर्श अनुवाचन जो है छात्र करता है। सस्वर वाचन शिक्षक करते हैं, सस्वर अनुवाचन यानी सस्वर अनुकरण वाचन छात्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सस्वर वाचन कविता पढ़ते हैं, तो आदर्श वाचन शिक्षक पढ़ लिए और उनका अनुकरण करके अनुवाचन कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा, शिक्षक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस पाठ से रसानुभूति होती है? नेक्स्ट प्रश्न है, किस पाठ से रसानुभूति होती है? रस कहाँ पे होता है? पद्य पाठ पे ही होता है। हाँ, रस, छंद, अलंकार आदि नहीं बोलते, तो ये पद्य पाठ पे ही होता है, रस तो पद्य पाठ पे ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सस्वर पठन किस पाठ के लिए जरूरी है? तरूरी लिखी रही चाहिए, गलत लिख दिया है, ठीक है। सस्वर पठन तो आप जानते हैं वेरी कॉमन क्वेश्चन है, पद्य पाठ पे सस्वर है ना, हम स्वर लय के साथ पढ़ेंगे, गीत गाकर पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो सस्वर पठन जो है ये पद्य पाठ के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न,
पहले उदाहरण तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर सीबीटी हिंदी लाइव क्लास जो जूम ऐप्स पे होता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास पे, मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें। इसके एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टा आईडी है। मैं वहां पर आपको डिटेल्स प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं और क्लास कैसे कर सकते हैं। लाइव क्लास होता है, आप सीधे सीधे प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, आपके मन में जो भी शंका हो, जिस टॉपिक रिलेटेड पढ़ाई हो रही हो, ठीक है। उसके बाद आपका डाउट क्लियर व्हाट्सएप पे होता है, फिर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए हम यहां पर आते हैं, पहले उदाहरण उसके बाद नियम। यह कौन सी विधि है? वेरी सिंपल, अभी बताया था, उदाहरण से नियम, याद रखना, उदाहरण से नियम आगमन। उदाहरण से आते हैं ना आगमन, नियम से जाते हैं निगमन। समझ, उदाहरण से आते हैं पाठ पर तो आगमन, अब नियम बताकर जाते हैं फिर तो निगमन, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श वाचन कौन करता है? अभी मैं बोल रहा था कि आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं, अनुवाचन या आदर्श अनुवाचन या आदर्श अनुकरण वाचन ये बच्चे करते हैं, छात्र करते हैं। आदर्श वाचन जो है शिक्षक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 प्रकार के कौशल होते हैं, अंतिम कौशल कौन सा है? मैं अभी बता रहा था इसका क्रम कि श्रवण यानी सुनना, 2 नंबर पे है भाषण यानी कहना, 3 नंबर पे है वाचन यानी पढ़ना, 4 नंबर पे है लेखन यानी लिखना। तो ये 4 प्रकार के कौशल का अंतिम कौशल कौन सा होगा? तो अंतिम कौशल लेखन होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसमें स्वर यंत्र और मुख का उपयोग अधिक होता है? किसमें स्वर यंत्र और मुख का उपयोग निश्चित तौर पर सस्वर पठन में ही होगा। लेखन में तो हाथ का उपयोग होगा, श्रवण में सुनना कान का उपयोग होगा, मौन पठन ये तो दिल ही दिल पढ़ते हैं इसको, माइंड में पढ़ते हैं इसको, चुपचाप पढ़ते हैं ना, मौन चुपचाप। तो सस्वर पठन में ही आपका जो है स्वर यंत्र और मुख का जो है यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कठिन्य निवारण किसमें किया जाता है? कठिन्य निवारण जो है यानी शब्द निवारण जिसे बोलते हैं, वो किस सोपान में किया जाता है? देखिए, प्रस्तावनात्मक हम प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछ लें, परिचयात्मक प्रश्न पूछ लें, उद्देश्य कथन में तो हम विषय प्रवेश कर जाते हैं, प्रस्तुतिकरण में हम पूछते हैं क्या ने जो है शब्द निवारण पूछते हैं। प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन होता है, आदर्श अनुकरण वाचन होता है, ज्ञानमूलक प्रश्न होता है, पाठ्य बिंदु आदर्श वाचन आदर्श अनुकरण वाचन होता है, फिर जो है ज्ञानमूलक प्रश्न होता है, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण होता है। ये सारा चीज जो है विचार विश्लेषण के प्रश्न होते हैं, मौन वाचन होते हैं, ये सारा जो है कहाँ होता है? प्रस्तुतिकरण के सोपान पे ही होता है। तो काठिन्य निवारण यानी नए शब्द जो आएंगे उसका निवारण करना है, शब्द निवारण यानी पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण कहाँ होता है? ये प्रस्तुतिकरण पे होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उच्चारण पाठ किसका अंतर्गत है? उच्चारण पाठ यानी किसी चीज को हम जब उच्चारण करते हैं तो एक कौशल के अंतर्गत है। उच्चारण मतलब कहाँ है? नए भाषण में है, श्रवण भाषण वाचन लेखन, अभी बोल रहा था भाषण का मतलब उच्चारण, कौशल में है, 4 कौशल पे हैं ये। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा पाठ में छात्रों में ज्ञान बुद्धि के साथ चरित्र निर्माण होता है? गद्य पाठ में होता है ज्ञान बुद्धि चरित्र सब कुछ, ठीक है। पद्य पाठ पे तो रस का अनुभूति लेते हैं, ठीक है। व्याकरण पे व्याकरणिक ज्ञान होता है। तो ज्ञान बुद्धि चरित्र अगर देखा जाए तो मुख्यतः देखा जाए तो गद्य पाठ में ही किया जाए, अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ्य योजना बनाते समय किस पर ध्यान देना अधिक जरूरी है? किस पर ध्यान देना जरूरी है? पाठ्य योजना बनाते समय किस पर ध्यान देना? शिक्षण का स्तर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, तो ए नंबर इसका मैं हमेशा बोलता हूँ चारों ऑप्शन पढ़ना है। देखिए, शिक्षण का स्तर एक करेक्ट उत्तर है, पाठ की लंबाई ये भी करेक्ट उत्तर है, पाठ का प्रकार ये भी करेक्ट उत्तर है। जिस समय हम पाठ्य योजना बना रहे हो तो उस पर सारी चीज का ध्यान देना चाहिए, तो उपरोक्त तो सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, किसी प्रकार से भाषण कौशल की दक्षता वृद्धि होती है? किस प्रकार से, ये थोड़ा लिख दिया है गलत, किस प्रकार से भाषण कौशल की दक्षता वृद्धि होती है? लिखने से तो भाषण नहीं बुद्धि होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने से श्रवण से नहीं होगा, तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने से ही, बात बोलने से ही तो बनती है। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखन कौशल की वृद्धि के लिए
लेखन तो मैं आपको बता दूं, सीवीटी लाइव हिंदी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। जूम ऐप्स पे क्लास होता है, मैं इंस्टाग्राम पे आपको जो है आंसर दूंगा कि कैसे आप जो है जुड़ सकते हैं सीवीटी हिंदी लाइव क्लास से, जो जूम ऐप्स पे होता है। ऑलरेडी कंटिन्यू है, चाहते हैं तो फटाफट जो है मैसेज कर दें। तो लेखन कौशल की वृद्धि के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है? तो अब लिख रहे हैं हम, लेखन कौशल की जो है वृद्धि होना है, तो उसके लिए ध्वनि तथा वर्णों का ज्ञान, बिल्कुल ध्वनि का ज्ञान ये भी है, वर्णों का ज्ञान ये भी है, श्रवण ज्ञान नहीं, ये तो नहीं होगा, श्रवण हम लिख रहे हैं ना लेखन कौशल के हो रहे, तो ध्वनि वर्णों ए नंबर पे दोनों चीज है, तो ए नंबर इसका जो है करेक्ट उत्तर है, ध्वनि भी वर्ण भी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? व्याकरण पढ़ा रहे हैं आप, तो व्याकरण पाठ के समय जो है प्रस्तावना में आप किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे? तो प्रस्तावना में उदाहरण के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आगमन विधि से पढ़ाएंगे ना, अच्छी विधि है। तो व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कहानी कविता सुनाकर नहीं, क्योंकि पद्य गद्य नहीं पूछा है, कहानी कविता नहीं सुनाएंगे, व्याकरण है, उदाहरण देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कब परीक्षण किया जाता है? कब परीक्षण करें हम? हाँ, जिस समय जो है कब परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर जो है गृह कार्य देने के बाद जो है हम क्या करें, वो तो प्रयोग का सोपान खत्म हो, विश्लेषणात्मक प्रश्न के बाद जो है हम सारांश बताते हैं, फिर मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं। वो मूल्यांकन होता है, परीक्षण होता है, मूल्यांकन के प्रश्न यानी परीक्षण प्रश्न। तो ये जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न के बाद सारांश कथन, उसके बाद। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है कि विश्लेषणात्मक के विश्लेषण के बाद जो है होता है। नेक्स्ट देखिए, किस पाठ विधि में छात्रों में शब्द निर्माण की शक्ति बढ़ती है? तो निश्चित तौर पर व्याकरण पाठ विधि में, क्योंकि शब्द कहाँ पर कैसा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, बहुवचन है, सारी चीज है ना, तो इसलिए व्याकरण पाठ विधि में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नियम को छात्र किस तरह समझा है, यह जानने के लिए क्या किया जाए? तो परीक्षण कर लो ना भाई, हाँ, प्रस्तावना तो नहीं होगा, अनुवाचन गृह कार्य नहीं होगा, नियम को कैसा समझा उसका परीक्षण कर लो, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पष्टीकरण के बाद, यानी आप जो है पाठ्य बिंदु को स्पष्टीकरण कर दिए, बाद उदाहरण देके नियम के साथ उसका समन्वय करना ड्यास है, कि आप जो है स्पष्टीकरण कर दिए, अब उदाहरण देकर नियम के साथ उसका समन्वय करना, एक इसके अंतर्गत जाएगा नहीं, ये प्रयोग में है कि सब कुछ खत्म हो गए, अब प्रयोग के सोपान के अंतर्गत है, हम जो है उसे गृह कक्षा कार्य करा रहे हैं, स्पष्टीकरण हो गया, उदाहरण देकर नियम के साथ उसका समन्वय करना, ये जो है कक्षा कार्य में ही होगा। तो इसके ये कक्षा कार्य किस सोपान पे होता है? कक्षा कार्य जो है प्रयोग सोपान पे होता है, ठीक है। सोपान अगर देखते हैं हम 5 सोपान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, प्रयोग। तो प्रयोग के सोपान पे क्या होता है? कक्षा कार्य होता है और गृह कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ योजना का मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, पढ़ाने के लिए जो आप प्रस्तुति करते हैं वही है पाठ योजना का मतलब। सही प्रश्न पूछना, वर्तनी ज्ञान बुद्धि करना, पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुति करना, यही सही है, ठीक है। पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुत, पाठ योजना का यही मकसद है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुलेख में डैश, क्या प्रश्न दिया है? अनुलेख में छात्र शिक्षक का अनुकरण करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, शिक्षक छात्र का अनुकरण, ये नहीं है, शिक्षक छात्र का अनुकरण नहीं करता, दोनों का अनुकरण, ये भी नहीं है, इनमें से कोई। तो ए नंबर इसका करेक्ट है कि अनुलेख में जो है, अनुलेख ना कि आप लिखे, बच्चा आपका देखकर अनुकरण किया, जैसे अनुकरण वाचन, ठीक है। हम गद्य पाठ पे क्या किए? आदर्श वाचन किया, शिक्षक आदर्श वाचन किया, बच्चा जो है आदर्श अनुकरण वाचन किया। तो अनुलेख यानी शिक्षक लिखे, छात्र उनका देखकर उनका कॉपी किया, अनुलेख किया, उनको अनुसरण किया, ठीक है। अनुकरण करके लिखता है, छात्र शिक्षक का अनुकरण करके लिखा, शिक्षक छात्र का अनुकरण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है, पठन कौशल के विकास के पहले क्या होता है? पठन कौशल के विकास के पहले क्या होता है? तो पठन कौशल के विकास के पहले आपको मैं सीरियल बताया था कि श्रवण, भाषण, उसके बाद जो है वाचन, उसके बाद लेखन। तो श्रवण, भाषण, वाचन क्या आ गया? पठन आ गया, तो उससे पहले भाषण होगा। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? श्रवण भाषण का दक्षता,
क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि पठन कौशल के विकास के पहले क्या होता है? श्रवण लेखन का दक्षता, नहीं पठन है, लेखन भाषण, श्रवण भाषण, हाँ यही होगा, श्रवण भाषण, उसके बाद वाचन यानी पठन जिसे बोलते हैं वाचन, उसके बाद जाके लेखन। तो सी नंबर करेक्ट। आप चार को लाइन लाइन याद रखिए, श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी कहना, वाचन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना, ये चार जो है सीरियल है। नेक्स्ट प्रश्न, बोध प्रश्न किस तरह होना चाहिए? बोध प्रश्न हम कहाँ पूछते हैं कि आदर्श वाचन हो जाता है, आदर्श अनुकरण वाचन हो जाता है, उसके बाद बोध प्रश्न जो है हम पूछते हैं। तो बोध प्रश्न जो है क्या होना चाहिए न? बोध प्रश्न सरल होना चाहिए, याद रखें। बोध प्रश्न कब पूछे जाते हैं ने? समझ लो आदर्श वाचन कर दिए शिक्षक, अब शिक्षक के बाद छात्र आदर्श अनुकरण वाचन कर दिए, या फिर पद्य पढ़ा रहे हो, शिक्षक सस्वर वाचन कर लिए, छात्र भी जो है सुर लय के साथ जो है अच्छी तरह से गीत क्या कर पे सस्वर अनुकरण वाचन कर दिए। उसके बाद जो पूछते हैं वो बोध ज्ञान प्रश्न, ज्ञानमूलक प्रश्न, तो वो सरल ही होना ना। अगर ज़्यादा कठिन होगा बच्चे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं, बच्चे पढ़े हैं, अभी पाठ्य बिंदु स्पष्ट ही नहीं हुआ तो जटिल प्रश्न तो नहीं पूछ सकते ना हम। तो इसलिए क्या होगा ने, इसका आंसर जो है आपका सरल प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अन्वय विधि से क्या पढ़ाया जाता है? देखिए अन्वय विधि यानी एक पद का दूसरे पद से संबंध बताना। तो ये जनरली कहाँ पे होता है ने? ये पद्य पाठ पे ही होगा। एक पद है ना, इसका उससे संबंध बताना या जो है पद्य पाठ पे ही होगा। तो अन्वय विधि जो है पद्य पाठ के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डैश पर होने वाले उच्चारण दोष को परिमार्जन किया जाता है कि कब छात्र का जो उच्चारण, डैश पर होने वाले उच्चारण दोष को परिमार्जन, जो छात्र पढ़ रहे हैं उस पर जो उच्चारण हो रहा है उसको सही करना है हमें, तो कब करें? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करते हैं। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक आदर्श वाचन करता है, बच्चे आदर्श अनुकरण वाचन करते हैं। तो कई बार इसको आदर्श अनुकरण वाचन लिखता है, कहीं कहीं पर अनुकरण वाचन लिखता है, कहीं कहीं पर अनुवाचन लिखता है। चीज जो है सारा सेम है, ठीक है। तो परिमार्जन कहाँ होगा? बच्चे के जो उच्चारण का दोष है उसको परिमार्जन सही कहाँ किया जाएगा? तो निश्चित तौर पर जो है इसे अनुकरण वाचन में ही किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पाठ में कर्ता कर्म और क्रिया क्रम से नहीं होते? सॉरी, कौन सा पाठ में कर्ता कर्म क्रिया क्रम से यानी लाइन से नहीं होते? ये पद्य पाठ में नहीं होते, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा। व्याकरण में तो बिल्कुल होंगे, पद्य पाठ में नहीं होते। ये पद्य है ना, कविता है, तो इस पे कभी कर्ता लास्ट में दे देता है, कभी बीच में क्रिया। तो अगर गद्य पाठ व्याकरण देखें तो इसमें क्रम से होंगे। जैसे राम मोहन को खिलाता है, तो यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया जो है साइज से हो गई, एक लाइन से हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पद्य में कर्ता कर्म और क्रिया आदि को अन्वेषण करने के बाद प्रधान वाक्य को तय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न को और एक बार देखिए आप कि जो है पद्य में क्या है? पद्य में कर्ता कर्म क्रिया आदि को जो है अन्वेषण करने के बाद प्रधान वाक्य को तय किया जाता है। तो अन्वेषण करते हैं तो अन्वय है, एक पद का दूसरे पद से संबंध, पद के अंदर का संबंध, तो ये पद्य पाठ में ही अन्वय आता है। ठीक है, याद रखना इसको। तो इसका करेक्ट उत्तर है सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पद्य में कर्ता कर्म और क्रिया आदि को पाने के लिए सहज तरीका क्या होगा ने? प्रश्न कर दें। आप ग्रामर पढ़े होंगे, कारक पे के कर्ता किसे कहते हैं ना? क्रिया को करने वाला करता है। हाँ, हम बोलेंगे राम खाता है, खाना क्रिया है, इसका करने वाला कौन? ने राम, राम करता। तो क्रिया व्यापार का जिस पर फल पड़ता है वो कर्म हो गया। अब क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध होता है, सिंपल। तो ये जो है पद्य पाठ में, पद्य में कर्ता कर्म और क्रिया आदि को पाने के लिए सहज तरीका यानी एक सिंपल मेथड ये है, हम प्रश्न उत्तर करके जान लें कि कर्ता कौन से है, क्रिया और कर्म जो है कौन सा है, इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्वटीय पंच सोपान के अंतिम सोपान कौन से होते हैं? तो सोपान में अभी आपको बताया था कि पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा क्या होता है न? उद्देश्य कथन, तीसरा होता है प्रस्तुतिकरण, चौथा होता है पुनरावृत्ति, पांचवा होता है प्रयोग। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर प्रयोग या अनुप्रयोग लिखा है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्याकरण पाठ पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य कौन सा होता है? तो मैं बोला उद्देश्य दो प्रकार, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पे आप यूं समझ जाएं कि कविता पढ़ा रहे हैं, कविता के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट होना, स्वर लय से पढ़ना, ये फंडामेंटल छोटी छोटी चीज़ें होती है। और टॉपिक रिलेटेड अच्छा ज्ञान देना, ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए कि व्याकरण पाठ पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य पूछा है। भाषा संरचना का अभ्यास कराना, बिल्कुल ये सामान्य उद्देश्य है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ये भी सामान्य उद्देश्य है। हाँ, डी नंबर दिया ना। हाँ, वाक्य संरचना में परिवर्तन की कुशलता, ये भी सामान्य उद्देश्य है कि वाक्य में परिवर्तन करना सीखें। तो उपरोक्त सभी जो है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोध प्रश्न क्या है? बोध प्रश्न हम कब पूछते हैं कि जिस समय वाचन अनुवाचन कंप्लीट हो जाता है उस समय जो है बोध प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना में जो प्रश्न आते हैं ये तो परिचयात्मक प्रश्न होते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न होते हैं या पूर्व ज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं, जो ये बोध प्रश्न नहीं होते। पाठ के अंत में जो पक्ष पूछे ये भी बोध प्रश्न नहीं होते। व्याख्या के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी जो है नहीं होते। अनुकरण वाचन के बाद जो प्रश्न, हाँ ये सही है कि अनुकरण वाचन के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वाचन अनुकरण वाचन, उसके बाद जो है बोध ज्ञान प्रश्न, ठीक है, ज्ञानमूलक प्रश्न भी से कहीं भी लिखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो आपको मैं फिर से बोल दूं, सीबीटी हिंदी लाइव क्लास जो कंटिन्यू है जूम ऐप्स पे, करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहां पर मैं आपको डिटेल्स बोल दूंगा, सीबीटी हिंदी क्लास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डैश पाठ का स्वाभाविक रूप से विकसित करता है? डैश पाठ को स्वाभाविक रूप से जो है विकसित करता है, तो निश्चित रूप से पद्य पाठ जो है स्वाभाविक रूप से विकसित करता है। बाकी सारे तो विकसित करते हैं, पद्य पाठ पे थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है, स्वभाव जो है विकसित होता है स्वाभाविक। तो यहाँ पर जो है बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पहले दे दिया है, पहले विद्या प्लस आलय विद्यालय, और उसके बाद आ के साथ आ मिलने के बाद आ होता है, यह कौन सा विधि है? अच्छा, ये आगमन है या निगमन है, यही पूछा है। तो देखिए पहले क्या दिया, एग्जाम्पल, फिर उसके बाद कहाँ आ गए हम कि उसके बाद नियम बताए। तो एग्जाम्पल देकर उदाहरण के बाद नियम बताना ये आगमन विधि है। यहाँ पर उदाहरण दिए फिर नियम बताए, ये आगमन विधि है, ठीक है। बोध प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, इनमें से पहले कौन सा प्रश्न आता है? निश्चित रूप से प्रस्तावनात्मक प्रश्न ही पहले आता है, ठीक है, प्रस्तावनात्मक प्रश्न ही पहले आता है, ठीक है। बोध प्रश्न उसके बाद आता है, विश्लेषणात्मक फिर उसके बाद आता है, मूल्यांकन तो अंत में आता है, पुनरावृत्ति जो है सारांश के बाद जो है मूल्यांकन प्रश्न आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहले आ के साथ ई मिलकर ए होता है, ये कहकर उसके बाद महा प्लस इंद्र महेंद्र, यह कौन से? पहले जो नियम बताए फिर जो है एग्जाम्पल पे रहे, तो नियम बताकर आने को निगमन कहते हैं। पहले नियम तो निगमन विधि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्याकरण पाठ की दृढ़ीकरण कैसे होता है? व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण तो ये जो है बारंबार अभ्यास से ही होगा। व्याकरण जो है चीज़ तो आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि आपको जो है लंबे समय तक नौकरी करनी है। 60 साल तक नौकरी करनी है, तो 60 मिनट का वीडियो हो जाए कोई बात नहीं, आप जो है संयम बनाए रखिए, ठीक है। धीरज जिस पे होता है सफलता उसी को मिलती है। अधीर व्यक्ति जो है कभी अपने जीवन पे सफल नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा संयम बनाए रखिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ संयम बनाकर, आप देख रहे हैं संयम बनाकर, बड़ा मजा आएगा, आप जरूर सक्सेस होंगे। चलिए, उदाहरणों के द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है। उदाहरण के द्वारा व्याकरण, आगमन विधि, उदाहरण देकर आना आगमन विधि, तो व्याकरण पाठ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोध ज्ञान प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, प्रस्तावनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, इनमें से अंत में कौन सा आता है? मैं अभी इसका क्रम बता रहा था, तो आप बताइए अंत में कौन सा आता है? मूल्यांकन निश्चित तौर पर अंत में आता है। पहले प्रस्तावना आ जाता है, कहाँ पर? प्रस्तावना तो प्रस्तावना के सोपान में ही आ जाता है। अब प्रस्तुतिकरण में क्या आता है ना, पहले बोध ज्ञान प्रश्न आता है, फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है, सारांश पे जाकर पुनरावृत्ति पर जाकर आता है क्या? मूल्यांकन का प्रश्न।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्लेषणात्मक, थोड़ा सा ब्लोर हो गया है, ठीक है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न किसमें किया जाता है? तो विश्लेषणात्मक प्रश्न कहाँ होता है ने प्रस्तुतिकरण में हम पूछते हैं। मैं अभी बोल रहा था प्रस्तुतिकरण पे बोधज्ञान प्रश्न भी होता है, विश्लेषणात्मक प्रश्न भी होता है, ठीक है, विचार विश्लेषण हो, भाव विश्लेषण हो, जो भी हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कृत प्रत्यय है, यह समझकर नीति नैतिक, यह समझाना कौन सी विधि के अंतर्गत है? तो ये जो है हम नियम बता दिए हैं, नियम बताकर आने को निगमन विधि, उदाहरण देकर आने को आगमन विधि। ये दो चीज याद रखना, नियम बताना फिर उदाहरण देकर समझाना, ये निगमन विधि है। उदाहरण पहले देना फिर उससे नियम निकालना, ये जो है आगमन विधि। उदाहरण देकर नियम पे आना आगमन, नियम से जाना निगमन। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चारण के समय ब और व पर ध्यान देना कैसा कौशल है? तो उच्चारण कर रहे हैं तो भाषण कौशल है, क्योंकि मुख विवर काम कर रहा है ना, जहां कान काम करे वो श्रवण है, जहां मुंह काम करे वो जो है भाषण है, यानी हम जो है क्या करें, उच्चारण कर रहे हैं। पठन में भी क्या होता है, जो वाचन होता है उसमें भी मुंह काम करता है, ठीक है, श्रवण, भाषण, वाचन और उसके बाद जो है लेखन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पठन कौशल के बाद ब और व पर विशेष ध्यान देना कौन सा कौशल है? पठन कौशल आपका हो गया, उसके बाद आप ब व पर ध्यान दें तो ये हो गया लेखन। पठन के बाद क्या आता है, लेखन आता है। मैं 4 सीरियल बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, जो छात्र प्रतिभावान है उनके लिए प्रश्न कैसा होना जरूरी है? जो प्रतिभावान छात्र है ना, उनको जिज्ञासात्मक नहीं, ज्ञानात्मक, इनको जो है मनोनात्मक, यानी उनको सोचने की कुछ शक्ति दे। ऐसा प्रश्न पूछे बच्चे थोड़ा सोचें तो प्रतिभावान है ना। तो इसके लिए बोधात्मक कहाँ, जब सिंपल प्रश्न होता है तो बोधात्मक पूछ लें, लेकिन बच्चे यहाँ पर टैलेंट बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सोचने का समय दे। अब्राहम लिंकन अपने बच्चे के अध्यापक को पत्र लिखे थे कि उसको केवल किताबी ज्ञान न दीजिए, उसको सोचने का समय दीजिए ताकि वो कुछ रहस्य को सोच सके। तो प्रतिभावान छात्र जो है मनोनात्मक जो है प्रश्न पूछना चाहिए उनसे। नेक्स्ट देखिए, पाठ का सारांश किसमें बताया जाता है? ये बहुत ही सिंपल, मैं आपको बता रहा था कि पुनरावृत्ति में ही सारांश बताया जाता है, ठीक है। प्रस्तावना पे प्रस्तावनात्मक प्रश्न होते हैं, उद्देश्य कथन पे विषय प्रवेश होते हैं, प्रस्तुतिकरण पे जैसे आपका वाचन होता है, अनुवाचन होता है, बोधज्ञान प्रश्न होते हैं, फिर पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण होता है, मौन वचन होते हैं, विचार विश्लेषण के प्रश्न होते हैं। वैसे पुनरावृत्ति पे जो है सारांश कथन होते हैं और उसके बाद जो है मूल्यांकन, अधिगम मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है लिखना? लिखने से पहले हमें सुनना, पढ़ना, कहना सब कुछ है। 4 कौशल बताया हूं, अंत में लिखना है तो पहला 3 भी तो होना चाहिए ना। तो सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौंदर्यानुभूति किस पाठ में? ये तो पद्य पाठ में ही होती है। सौंदर्य कहाँ आता है? व्याकरण पे नहीं, आपको व्याकरण पे सुंदरता, कवि है ना, कवि की भावना है, कवि की भावना जो है सौंदर्य। तो सौंदर्या भूमि पाठ किस में? ये जनरली जो है पद्य पाठ के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वर और ताल के साथ आदर्श वाचन किस पाठ में आता है? तो जिस समय हम स्वर और ताल के साथ आदर्श वाचन करते हैं उसे सस्वर वाचन भी कहते हैं, जो पद्य पाठ में आता है। स्वर ताल के साथ गीतों केमती गाती, जैसे गीत गाते हैं ना स्वर ताल के साथ, तो इस प्रकार जो है ये पद्य पाठ के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ को कंठस्थ करना ये किस पाठ में गृह कार्य? पाठ को के याद रखो, हम ग्रामर पे याद रखना नहीं, उसमें तो नियम निकालेंगे। हम जो है गद्य पाठ पे जो है याद रखना नहीं, हम पद्य होता है ना कविता, तो कविता में हम बोल देते हैं बच्चों को कि याद रखो, तो ये निश्चिंत जो है पद्य पाठ के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कब पद्य पाठ के केंद्रीय भाव पर विचार किया जाता है? कि पद्य पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, इसमें कब विचार किया जाता है ना? जिस समय व्याख्या करके बच्चों को समझाते हो,
प्रस्तुतिकरण के सोपान पे जिस समय पाठ्यबिंदु स्पष्टीकरण होता है, याद रखना, प्रस्तुतिकरण के सोपान पे जिस समय पाठ्यबिंदु स्पष्टीकरण होता है उस समय क्या होता है न, उस समय व्याख्या करके समझाया जाता है। तो पाठ के केंद्रीय भाव होता है, कोई सा पाठ हो, तो कब पद्य पाठ के केंद्रीय भाव पर विचार किया जाता है न, जिस समय हम जो है व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस पाठ विधि में प्रश्न नहीं पूछे जाते? अरे प्रश्न तो सब में पूछे जाते हैं। हाँ, इसका डी नंबर करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बढ़िया आंसर दिया है। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है कि किस पाठ विधि में प्रश्न नहीं पूछे। देखिए व्याकरण में भी हम प्रश्न पूछते हैं ना, जो होता है हम उसको विश्लेषण करते हैं क्वेश्चन को, फिर नियम निकालते हैं, इस पे भी प्रश्न पूछते हैं। गद्य पाठ में भाव पूछे, विश्लेषण मूल्यांकन कुछ भी हो, पद्य पाठ में भी भाव विश्लेषण मूल्यांकन कुछ भी हो, प्रश्न तो पूछते हैं ना, लेकिन इनमें से कोई नहीं, यानी प्रश्न सभी में पूछते हैं। ठीक है, तो डी नंबर उसका करेक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भावानुकूल प्रश्न किस पाठ के अंतर्गत है? बिल्कुल भाव कहाँ है? जो पद्य पे है। विचार अगर देखा तो गद्य पे। भाव, भावना, ये तो कवि भावना, भावना कवि की भावना होती है ना, तो ये पद्य पाठ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मैं भगवान से कामना करता हूँ, अल्लाह से यही जो है दुआ करता हूँ, भगवान की कृपा हो आपका एग्ज़ाम जो है सभी का OSSTT बहुत अच्छा हो, और CBT पे आप लोग ज़बरदस्त कंपटीशन को जा रहे हैं। अगर CBT वाले देख रहे हैं तो कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त लेवल है। ठीक है, देखिए व्याकरण पाठ किस विधि से पढ़ाया जाता है? मैं आपको बोल रहा था कि अच्छी विधि जो है वो आगमन विधि है, लेकिन यहां पर लिखा है व्याकरण पाठ किस विधि से पढ़ाया जाता है, तो आगमन विधि से भी पढ़ाया जाता है, निगमन विधि से भी पढ़ाया जाता है। हम अगर किसी ऊंची कक्षा पे पढ़ाते हैं निगमन विधि से भी पढ़ा देते हैं, तो व्याकरण पाठ जो है आगमन से भी पढ़ाया जाता है, निगमन से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाठ पर छात्रों के अधिकार को परखने के लिए क्या किया जाता है? छात्र के अधिकार को परखने के लिए, ये परीक्षण सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पाठ पर छात्रों के अधिकार को परखने के लिए क्या किया जाता है? तो निश्चित तौर पर परीक्षण और मूल्यांकन ही करेंगे कि कितना अधिकार हो गया, छात्र सब कुछ समझ पाए या नहीं, तो परीक्षण और मूल्यांकन ही इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, परीक्षण मूल्यांकन इनमें से कोई नहीं, तो परीक्षण मूल्यांकन दोनों इसका जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अध्यापक कुछ लिखते हैं और छात्र उससे देखकर जो है लिखते हैं। अध्यापक कुछ लिखते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, CBT हिंदी लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम SKEhtesham.babu मेरा इंस्टाग्राम ID है, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दूंगा और डिटेल्स बता दूंगा कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है आपको। फिर जूम ऐप्स पे क्लास करेंगे, आप डायरेक्टली मुझे वहां पर जो है मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे पढ़ाया जाता हो, जो क्वेश्चन हो CBT हिंदी रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझे वहां पर जो है पूछ सकते हैं। चलिए, आप इंस्टाग्राम पे फटाफट मैसेज कीजिए अगर CBT जुड़ना चाहते हैं। क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू है। अध्यापक कुछ लिखते हैं और छात्र उसे देखकर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं। हाँ, अनुलेख कहते हैं। अध्यापक लिखे, छात्र देखकर लिख दे, अनुलेख। प्रतिलेख कहीं किसी का देखकर कॉपी से लिख रहे हैं, बुक से लिख रहे हैं, प्रतिलेख। श्रुतलेख अपनी तरफ से, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टॉपिक दे देते हैं उन्हें, उड़िया पे नहीं देते कि वर्षा ऋतु, एक ऐसे ऐसे टॉपिक दे देते हैं कि बच्चों कितना श्रुतलेख हो पाता है, कितना क्रिएटिव थिंकिंग है उनका, इस चीज को देखने के लिए हम कुछ टॉपिक ऐसे दे देते हैं, श्रुतलेख है। लेकिन अनुलेख जो अध्यापक का देखकर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस पाठ के लिए चार्ट का आवश्यक है? चार्ट मतलब एक गुपचुप चार्ट वाला चार्ट नहीं, चार्ट मतलब आप पेपर पे कुछ लिख कर लेके जाते हैं, ऐसे चार्ट बना कर लेकर। तो किस पाठ पे है? तो व्याकरण पाठ पे, क्योंकि इसको, हाँ, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अन्विति। व्याकरण पाठ पे 3 अन्विति में पढ़ाया जाता है, अक्सर 3 अन्विति में। ठीक है, तो किस पाठ के लिए चार्ट का आवश्यक होता है? तो व्याकरण पाठ के लिए जो है चार्ट का आवश्यक होता है। 3 अन्विति पे हम कितना लिखेंगे, निभाएंगे, हम चार्ट बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, गुपचुप नहीं, यहाँ पर चार्ट बना कर लेते हैं व्याकरण पे। ठीक है, क्योंकि व्याकरण पे टेंशन होता है ना, तो चार्ट खाएं आराम से, फिर जो है पढ़ें, जिसको पसंद जो है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 80 जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कि कौन सी विधि
में मनोवैज्ञानिक रीति से व्याकरण पढ़ाया जाता है। देखिए मैं अव्वल से आपको बोल रहा हूँ कि आगमन विधि में, ठीक है। तो चलिए आप ज्वाइन करना, मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाता है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास तो इंस्टाग्राम पे जरूर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। और आपका OSSTT कंप्लीट होता ही मैं आपको जो है बहुत जल्द जो है PDF के साथ आपको जो है आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके जाएं। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, जय हिंद।